नमस्कार। न्यूज प्लस के एनालिसिस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो ने एक रिपोर्ट जारी की है। भौतिकवादी युग में, डिजिटल एरा में अगर पुरुष ज्यादा आत्महत्याएं करें तो कहीं ना कहीं कुछ चीजें गड़बड़ हो रही है। और शादी क्या अब इतना पवित्र बंधन है, वो हमारे लिए जानलेवा बन गया है? ये एक सवाल भी है। एनसीआरबी की रिपोर्ट तो यही कह रही है कि 2015 में महिलाएं ज्यादा खुदकुशी कर रही थी, लेकिन 2025 में ये तस्वीर बदल गई है। पुरुषों की आत्महत्या यानी कि शादी के बाद वो 82% उसमें इजाफा हुआ है। आप समझिए कि क्या स्थितियां बन रही है। तो शादी को लेकर तमाम सारा जो कंफ्यूजन है, बड़े बड़े शहरों में जल्दी शादियां टूट रही हैं। टूटने का नतीजा हो रहा है कि कई केसों में कभी पुरुष सुसाइड कर रहे हैं, कहीं महिलाएं सुसाइड कर रही हैं, और जो पवित्र बंधन है, सात सात जन्मों का जो उसमें संकल्प लिया जाता है, वो आज कहीं ना कहीं धूल दूषित हो रहा है। इसी पर हम तफसील से बात करेंगे। एक बात और आपको बता दें, लुधियाना, अगर एनसीआरबी की रिपोर्ट को हम गौर से अगर उसका विश्लेषण करेंगे तो लुधियाना इस देश की मर्डर कैपिटल हो गई है। वहां इतने ज्यादा मर्डर रोज हो रहे हैं और कि अब पुलिस को भी मुश्किल हो रही कि हम क्या करें। तो इन सब मुद्दों पर हम बात भी करेंगे और इसको समझेंगे कि ये सुसाइड करने का जो सिस्टम ज्यादा शुरू हो गया है, यानी मरने की चाहत इतनी ज्यादा लोगों में क्यों है, इस पर भी हम तफसील से बात करेंगे। और मनोविज्ञान का परिप्रेक्ष्य तो रखेंगे ही, लेकिन उसे और भी गहराई से समझने की कोशिश करेंगे कि ह्यूमन बीइंग में इतनी मुश्किलें क्यों आ रही हैं। मैं इस पूरे मामले पर, एनसीआरबी की रिपोर्ट पर तफसील से विश्लेषण भी करेंगे। और हमारे साथ प्रोफेसर डॉक्टर आभा सिंह जी होंगी। आप सीएसजीएमयू यूनिवर्सिटी की में एक डिग्री कॉलेज है, पीपीएम डिग्री कॉलेज, उसकी एचओडी भी हैं, और वो मनोविज्ञान को समझने की हम सब लोगों को जरूरत भी है, इसकी रेमेडी भी समझने की जरूरत है। और कहीं ना कहीं वो जो परिवार टूट रहे हैं, इनको भी थोड़ा गंभीर होकर हमको समझना होगा। हम डॉक्टर आभा सिंह जी से बिंदुवार चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको एक ये भी जानकारी दे दें कि 2025 के रिकॉर्ड कई मामलों में वो अलार्म बजा रहे हैं। अगर शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स की हत्याओं के परिप्रेक्ष्य में देखेंगे, उनके क्राइम के परिप्रेक्ष्य में देखेंगे, तो मध्य प्रदेश देश में टॉप पर है। तो इसे भी समझने की आवश्यकता है। हालांकि यूपी में योगी राज में क्राइम घटा है, लेकिन यानी कि बालकों के क्राइम को अगर देखेंगे तो वो टॉप पर पहुंच गया है। इसी पर हम चर्चा भी करेंगे। डॉक्टर आभा सिंह जी, नमस्कार के साथ आपका स्वागत है कार्यक्रम में। बहुत बहुत डॉक्टर साहब, धन्यवाद। नमस्कार आप सभी को। डॉक्टर साहब, शादी के बाद आत्महत्याएं तो बहुत सारी हमने सुनी है, लेकिन उल्टा हो गया है। जो ग्राफ कभी महिलाओं का ज्यादा हुआ करता था, आज पुरुषों का ज्यादा हो गया है। तो क्या आपको लगता है समाज में पुरुष क्या पेंडुलम बना दिए गए हैं, जिसके कारण उनको इतनी ज्यादा परेशानियां हो रही हैं? शादी के बाद तो मुश्किल होती है, अपने माता पिता को भी सुनना है, भाई बहनों को भी सुनना है, और पत्नी की को भी सुनना है। तो अगर कहीं ना कहीं आपको लगता है कि ये पूरा बंधन है, इसका कोऑर्डिनेशन करने में, समन्वय में करने में मुश्किल आ रही है पुरुषों को, इसीलिए शायद वो मरने की स्थिति में जा रहे हैं, और आत्महत्या उनके लिए एक बहुत आसान सा हथियार हो गया है। क्या कहना चाह रही हैं? मेरी जो बात समझ में आ रही है, और एनसीआरबी की रिपोर्ट की आपने चर्चा की है, तो देखिए समय अब बदल गया है। जो पुराना समय था और अब के समय में बहुत परिवर्तन आ गया है। अब हमें बचपन से जिस तरह से पालन पोषण किया जाता है, उसमें बहुत अंतर आया है पहले और अब में। जो हमारी बालिकाएं हैं, बहनें हैं, वो सब शिक्षा के साथ साथ उनके अंदर स्वावलंबन और ये सब
बातें तो आ रही हैं, लेकिन जो समायोजन का पक्ष है वो कहीं ना कहीं कमजोर पड़ रहा है। इसी तरीके से अगर हम पुरुष की बात करें तो बात महिला और पुरुष की नहीं है। आत्महत्याएं चाहे महिलाओं की हो या पुरुष की हो, ये बहुत ही दुखद घटनाक्रम होता है। मानवीय संवेदना का एक ऐसा पहलू होता है जिस पर कि अत्यधिक दुख होता है और ये लगता है कि इस तरह की घटनाएं नहीं होनी चाहिए। लेकिन अब बात आती है कि इसके संभावित कारण क्या हो सकते हैं, और बदलते समय में हमने अपने माइंड सेट को नहीं बदल पाया है। जैसे कि बाल्यकाल की अवस्था में हमें पुरुषों से या बालकों से ये उम्मीद की जाती है कि उन्हें भरण पोषण करना है, इकोनॉमिकली स्टेबल होना है, अपने माता पिता, परिजनों, परिवार, समाज और अपनी पत्नी और बच्चों का पालन पोषण करना है। तो ये उनको शुरू से एक भर दिया जाता है, उनके दिमाग में ये चीज कहीं ना कहीं स्टेबल हो जाती है। और जब समय आता है कि उनकी पत्नी भी वर्क पे जा रही हैं, वो भी काबिल हैं और उसी तरीके से अपने वर्क पे जा रही हैं, तो कई बार अहम का टकराव होने लगता है। और जब हमारी अहंकार और अहम आपस में टकराने लगते हैं, तो जो परिवार की बुनियाद होती है, परिवार में जो एक सामाजिक समरसता का वातावरण होता है, वो सारी चीजें सेकेंडरी हो जाती हैं, हमारा अहम आगे आने लगता है। तो एक तो ये कारण है कि ईगो कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ने लगते हैं। महिलाओं को लगता है कि ये काम मेरा नहीं है और पुरुष को लगता है ये काम मेरा नहीं है। तो ये जो एक छोटी छोटी कॉन्फ्लिक्ट है, ये आपस में दरार को बढ़ाता है। मतलब ये मैं सिर्फ एक कारण बता रही हूँ, ऐसे अनगिनत कारण हैं जो आज के वर्तमान में आ चुके हैं। जैसे कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, आप ऑफिस में जा रहे हैं, 12-12 घंटे रह रहे हैं, आप चाहे वो महिलाएं हो या पुरुष हो। मिसट्रस्ट का होना, आपस में विश्वास का ना होना, आपस में समझदारी से लिए गए फैसलों का होना, मतलब कोई समझदारी नहीं हुई, जैसे तैसे उन्होंने घर छोड़ दिया या जिंदगी छोड़ दी। तो ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं पर बहुत बड़ी होती है, जिसमें हम बैठकर चर्चा नहीं करते हैं, हम एक तरफा निर्णय ले लेते हैं। तो ये कुछ बातें हैं जो बिल्कुल सामान्य तौर पे हमें दिखाई पड़ती हैं। बाकी हमारा ये भी मानना है कि पुरुषों को रेजिलियंस सिखाया ही नहीं जाता। महिलाओं को तो फिर भी बताया जाता है कि तुम्हें ससुराल जाना है, समझौता करना चाहिए या सहना चाहिए, या विपरीत परिस्थितियों में चुनौती अगर आती है तो उसका सामना करना चाहिए। लेकिन जो एक इमोशनल रिश्ते हैं, भावनात्मक रिश्ते हैं, उनके बारे में पुरुषों को इस तरह की कोई ट्रेनिंग नहीं दी जाती है, ताकि वो अगर कोई इस प्रकार की असम्मानजनक या कोई एक ऐसी विपरीत परिस्थिति आती है जिसमें वो भावनात्मक रूप से अपने को मजबूत कर सके, इस प्रकार की उनको कोई प्रशिक्षण ही नहीं दिया जाता है, जिसकी वजह से वो अचानक से कभी-कभी एक ऐसा आत्मघाती कदम उठा लेते हैं जो पूरे परिवार के लिए बहुत ही दुखद पूर्ण घटना हो जाती है। तो मैं समझती हूँ कि ये भी कुछ कारण है कि हमें बचपन से ही आने वाली चुनौतियों के लिए समान रूप से तैयार करना है। पुरुषों को भी तैयार करना है और उनको बताना है कि अगर ऐसा आपस में नहीं पट पा रही है, आपस में नहीं, आप लोगों को अब संतुलन नहीं बन पा रहा है, तो बेटर है कि आप आगे जाएं, क्योंकि विकल्प सबके जीवन में मौजूद है, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो। तो जो भी एक अधिक अच्छे रास्ते हैं, उन पर चल करके, जिसमें कि परिवार और बच्चों को भी बचाया जा सके, उन पर चल पे उन विकल्पों को चयन करके ये आत्महत्या जैसे बड़े आत्मघाती कदमों से बचाया जा सकता है, रोका जा सकता है। तो मुझे लगता है कि बहुत जरूरत है कि पुरुषों को भी इस बात का आदत होना, रेजिलियंस की बात मैंने कहा कि इमोशनल इश्यूज को वो समझदारी से टैकल करें और संतुलन नहीं बिगड़ना चाहिए। जैसे संतुलन की अगर बात करें तो हमारे जो वेदों में कहा गया और बचपन से नीति वाक्यों में हमको सिखाया गया है कि लोभ, मोह, क्रोध, ईर्ष्या, ये सारी चीजें ऐसी हैं जिनमें संतुलन बिगड़ना नहीं चाहिए, संतुलन बना होना चाहिए। अगर हमें बहुत क्रोध, बहुत लोभ, बहुत मोह होता है किसी चीज से, या किसी भी चीज में हम बहुत ईर्ष्या महसूस करते हैं, अहंकार बढ़ जाता है, तो ये जो 4-5 ट्रेट्स हैं, अगर हम इनको संतुलन में रखें तो ये भी एक इसका समाधान है
कि हम कितनी सहनशीलता के साथ, कितनी समझ के साथ अपने वैवाहिक जीवन में किस प्रकार से आगे बढ़ते हैं, और अगर आगे बढ़ने की स्थिति ना रह जाए तो कैसे हम अलग होकर के दूसरे विकल्पों की तरफ अपने जीवन को अर्थपूर्ण तरीके से आगे ले जा सकते हैं। इस विषय पर भी चिंतन करने की आवश्यकता है, और जो मानवीय मानवीय मूल्यभूत मूल्य हैं, जो वैल्यूज हैं, उनको हमें नकारना नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो सब हमारे जीवन जीने का आधार है। तो मेरा ये मानना है। डॉक्टर साहब, दो सवाल हैं। मतलब मैं आपसे जानना चाह रहा, क्या आपको लगता है कि जो बंधन है, पवित्र बंधन शादी का, उसमें कांक्षा इतनी ज्यादा भर गई है कि वो हमारे कहीं संबंधों में दरार पैदा कर रहा है? और दूसरा ये कि आजकल लड़कियों की पहली डिमांड ये होती है कि भाई हम वर्किंग गर्ल है या वर्किंग वुमेन है, हम काम करते ही रहेंगे, नौकरी करेंगे ही, और हम आपके माता पिता की भी सेवा करें, ये थोड़ा सा हमारे लिए मुश्किल सबक होगा। तो इस तरह की शादी से पहले की जो तमाम सारी प्रायोरिटीज हो रही हैं लड़कियों की, क्या आपको लगता नहीं कि वो वक्त आ गया है कि हम अपने परिवार को बचाएं, हम अपने सामाजिक परिवेश को बचाएं? क्योंकि अगर परिवार टूटेंगे तो समाज भी हमारा कहीं ना कहीं दरकने की कोशिश करेगा। तो ऐसी स्थितियों में क्या आपको लगता है कहाँ चीजें गड़बड़ हो रही हैं, चाहे वो समाज के परिप्रेक्ष्य में हो, सरकार के परिप्रेक्ष्य में हो, या आम लोगों के परिप्रेक्ष्य में हो? क्या आपकी टिप्स होंगी कि हम अपने परिवार को बचाने के लिए किन पहलुओं पर ज्यादा फोकस करें? देखिए, जो शिक्षा है वो हमको बेहतर मनुष्य बनाता है, ये तो तय बात है। लेकिन अगर हम शिक्षा केवल इसलिए ले रहे हैं कि हमें इतने का पैकेज चाहिए, हमें इतना कमाना है, हमें बस सर। अपार्टमेंट्स, कार और भौतिकवादी सोच को लेके अगर हमें आगे बढ़ना है कि हमारा कैरियर ही जीवन में सब कुछ है, बाकी सारी चीजें द्वितीय हैं। तो अगर हमारी प्राथमिकताएं क्या हैं, लाइफ के वैल्यूज क्या हैं, और हम आगे के समाज और वर्तमान समाज के लिए कितने संवेदनशील हैं और क्या सोचते हैं, अगर हम सकारात्मक रूप से अपने जीवन को आगे ले जाएं, तब तो ये छोटी छोटी समस्याएं जो आपने कहा है कि लड़कियों की ये पहली मांग होती है कि भाई हम सेवा उतना नहीं कर पाएंगे, और हम वर्किंग है तो वर्किंग ही रहेंगे, और हम अपने जीवन में कैरियर को महत्ता देंगे। बहुत सी ऐसी बातें हैं जो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये महिलाओं को भी सोचने की जरूरत है कि उनका जो नारित्व है, उनका जो अपना गरिमा है, वो भी बाधित ना हो, और परिवार की जो आर्थिक स्थिति है उसको भी वो दे सके, सहारा दे सके। साथ ही कब उनको अपने सम्मान को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ना है, और कब उन्हें समायोजन के तहत किस तरह से कौन से निर्णय लेने हैं, ये उनको भी सोचने हैं और ये पुरुष को भी सोचना है। क्योंकि अब का समय जो आ गया है वो दोनों की समझदारी से घर परिवार चल सकता है, और ऐसा सोचना कि मुझे तो विवाह में धोखा मिल ही नहीं सकता है, या मेरे साथ कोई विवाद या कोई धोखा हो ही नहीं सकता है, तो ऐसा नहीं है। इस बात के लिए पुरुष को भी तैयार होना है, महिला को भी तैयार होना है कि अगर कभी कोई मिसट्रस्ट की प्रॉब्लम आती है, अविश्वास की प्रॉब्लम आती है, तो हम या तो उसका समाधान ढूंढेंगे, आपस में साथ रहेंगे, समाधान ढूंढेंगे, और नहीं अगर किसी वजह से ऐसा हो गया कि हम बिल्कुल उसको नहीं झेल पा रहे हैं, तो आत्महत्या करना कोई समझदारी का कार्य नहीं है। बेहतर है कि हम नए विकल्प की तरफ बढ़ें और जीवन को एक अर्थपूर्ण तरीके से आगे बढ़ाएं। तो ये कुछ चीजें हैं जो मुझे लगता है, टिप्स तो यही है कि आपका जो ईगो क्लैशेस है वो कम होनी चाहिए। आपस में जो बच्चों की ईगो ईगो आ जाती हैं कि जी। नहीं, मैं क्यों नौकरी छोड़ी, तुम क्यों नहीं छोड़ते हो। अगर किसी तरह की आवश्यकता आ पड़ी है तो पुरुष से कहा जाता है कि भाई आप भी तो नौकरी छोड़ सकते हैं, मैं ही क्यों छुट्टी लूं, मुझे ही क्यों हर परिवार के अवसरों पर, या कोई चुनौती या कोई बीमार है तो छुट्टी मुझे ही क्यों लेनी, आप क्यों नहीं बीमारी पर बच्चों की देखभाल कर सकते हैं। तो इस तरह की ईगो क्लैशेस आती हैं, और कई बार छोटी छोटी चीजें एक बड़ी समस्या की वजह बन जाती हैं। तो ये कुछ बातें हैं, जब हम अपने ईगो को ध्यान में रखेंगे कि हम उसको कैसे मिटा सकते हैं, कैसे इन चुनौतियों का सामना कर सकते हैं। और इसी तरह से पुरुषों को भी जो एक पुराना रूढ़िवादी माइंडसेट है कि मैंने शादी कर ली है तो जो महिला आई है, जो पार्टनर है, उसको उसको ही सारे समझौते करने हैं, उसको ही सब कुछ करना है, तो वो उस पुरानी जी। जी। हम्म।
मुझे लगता है कि डॉक्टर साहब अभी नेट की प्रॉब्लम आई है, लेकिन मैं आपको कुछ सामने कुछ रिकॉर्ड आपके सामने रख रहा हूं, एनसीआरबी के ही रिकॉर्ड्स हैं। 2025 में 4,536 पुरुषों ने सुसाइड किया है। यानी आप इसको अगर परसेंटेज के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो 82% हाइक है इसकी। इस बात को समझने की आवश्यकता है। और 2015 में ये उल्टा था, 61% महिलाएं सुसाइड करती थी एज कंपेयर टू फीमेल मेल के। तो हाँ, सब कट गया था। डॉक्टर साहब एक थोड़ा आपसे जी और जानना चाह रहे थे। परिवार टूट रहे हैं, ठीक है, ये सबके जहन में भी है, एक सामाजिक कुरीति है। कहीं ना कहीं उसको हम लोग उस दूसरे तरह से देखने लगे हैं कि विसंगति हो गई है, कि परिवार में लोग एक दूसरे को टॉलरेट नहीं कर रहे हैं, अशिष्ट हो रहे हैं। क्या आपको लगता है सोशल मीडिया ने भी इस पूरे परिवार के जो ताने बाने को डिस्टर्ब कर दिया है क्या? सोशल मीडिया का तो बहुत इन्फ्लुएंस पड़ता ही है, क्योंकि जो रील्स आजकल चल रही हैं उसमें धैर्य, सहनशीलता जैसी चीजें तो समाप्त हो रही हैं, क्योंकि वो मिनट मिनट में जो रिजल्ट हमको चाहिए कि हर सेकंड पे हमको एक हमारा समाधान मिल जाना चाहिए, तो वो एक जो गोलमैन की डिलेड ग्रेटिफिकेशन थ्योरी है, वो तो बिल्कुल अब रह ही नहीं गई है। हम गति से अपने को चाहते हैं कि हमको इसका समाधान मिल जाए, जबकि बहुत सारी चीजें हमारे जिंदगी में ऐसी चलती रहती है कि जो एक समय आने पर ही हम उन चीजों का सामंजस्य बना पाते हैं। तो आपने बिल्कुल सही कहा कि सोशल मीडिया हमारे जीवन में बहुत अहम भूमिका निभा रहा है। इस तरह की रील्स हमारे सामने आती हैं कि कई बार हम इतना इम्पल्सिव हो जाते हैं, क्षणिक मात्र में इतना उत्तेजित हो जाते हैं कि हम वो कार्य कर बैठते हैं जो हमारी वैल्यू सिस्टम के बिल्कुल खिलाफ है, लेकिन उसको इस तरह से प्रस्तुत किया जाता है कि यही सही है, ये जो हो रहा है बिल्कुल यही सही है, इसके अलावा कुछ नहीं। तो ये जो एकदम से हमारी सोच को इम्पैक्ट करती है, जबकि काफी समय से अगर देखा जाए तो हमारी जो वैल्यू सिस्टम है उससे हट करके हम निर्णय लेने लगते हैं, तो वो सोशल मीडिया की बात है, हम उससे थोड़ी देर के लिए बहुत ही इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। तो ये बहुत सारे ऐसे चीजें चल रही हैं। नेटफ्लिक्स है, वो हमको अलग तरीके से जी जी। करने के लिए प्रेरित, आप ऐसे कर सकते हो, आप वो कर सकते हो। तो बहुत सारे ऐसे सीरियल्स और ऐसी स्टोरीज डाली जा रही हैं जिसमें हमको ये लगता है कि ऐसी सारी दुनिया कर रही है, तो मैं भी अगर करती हूँ तो इसमें बुराई क्या है। तो ये एक मुझे लगता है कि समस्या आ सकती है। मतलब इस तरह की एक चीज मुझे लगता है कि प्रॉब्लम घटित हो रही है और ऐसा हो सकता है। तो सोशल मीडिया का जो रोल है, वो अगर कोई समझदारी से उसको देख रहा है, एब्जॉर्व कर रहा है, तब तो वो अपने निर्णय और अपने वैल्यू से नहीं हटेगा। लेकिन अगर हम एज सच उसको वैसे ही रिसीव कर रहे हैं, तो वो एक प्रॉब्लम वाली बात है। उसमें आपको अपने सांस्कृतिक मूल्य और आपकी जो अपनी सोच है, उसके साथ अगर हम सोशल मीडिया को ले रहे हैं, तब उतना फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन ऐसा होता नहीं, डॉक्टर साहब, यंगस्टर्स हमारे जो चीज देखते हैं वैसा जी, ही फील करते हैं। डॉक्टर साहब, एक 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 थोड़ा सा आपसे जानना था, आम लोगों का ये सवाल है, और थोड़ा सा इस पर आप प्रकाश डालिएगा, और थोड़ा सा मुझे लगता है कि आप इस पर टिप्स भी दीजिएगा। इधर कुछ सुसाइड जो हो रहे हैं, मतलब एक साल का अगर फिगर हम देखेंगे, तो एक पिता ने अपनी दो बेटियों को मार दिया और खुद सुसाइड कर लिया, या एक माँ ने अपनी तीनों बेटियों के साथ सुसाइड कर लिया, या दो बेटे एक बेटी के साथ सुसाइड कर लिया। अभी बिहार में एक घटना हुई जिसमें एक माँ ने अपने 4 बच्चों के साथ कुएं में कूदकर जान दे दी। ये जो ट्रेंड शुरू हुआ है कि ठीक है हम अपने को मारें, वो ठीक है, लेकिन बच्चों का क्या दोष है? ये जो, क्या आपको लगता है इनसिक्योरिटी है कि हमारे बाद क्या होगा बच्चों का? ऐसी घटनाएं लगातार हाँ, बढ़ रही हैं, और एनसीआरबी की रिपोर्ट्स अगर हम उसको देखेंगे तो करीब 24 के आसपास, यानी कि रोज 24 आत्महत्याएं हो रही हैं। उसमें 6-7 आत्महत्याएं ऐसी हैं जो परिवार के साथ की जा रही हैं। आपको क्या लगता है ये जो ट्रेंड है, इस पर किस तरह से हमको प्रिकॉशंस लेने चाहिए, और क्या आपको लगता है समाज में किस तरह की जागरूकता पैदा करनी चाहिए ताकि ये रुक पाए?
देखिए बहुत अच्छा आपका सवाल है और वास्तव में इस तरह की घटनाएँ अभी मैंने भी मेरे भी संज्ञान में आया है। लेकिन बात ये है कि एक जो बड़ा इश्यू ये इंगित करता है कि जो एक जॉइंट फैमिली सिस्टम पहले हुआ करता था, अब हाँ। जॉइंट फैमिली सिस्टम का कॉन्सेप्ट धीरे-धीरे बहुत खत्म ही हो गया है, बिल्कुल ना के बराबर है। दूसरा, आपके जाने के बाद जो रिश्ते हैं, उनके साथ आपकी अब कोई टाई अप नहीं है, आपके अंदर जो उनके प्रति एक विश्वास हुआ करता था, जो एक सिक्योरिटी थी, जो एक सुरक्षा की भावना थी कि हम ना भी रहें, तो हमारे बच्चों को बुआ, ताई, दादा-दादी, नाना-नानी या अन्य रिश्ते ऐसे मजबूत हुआ करते थे कि हमको पूरा यकीन था कि हम नहीं भी रहेंगे, तब भी हमारे बच्चे बहुत अच्छी तरह से पलेंगे, बढ़ेंगे, शिक्षित होंगे। ये हमारा एक मजबूत भरोसा हुआ करता था। तो मुझे ऐसा लगता है कि जॉइंट फैमिली सिस्टम ना होने के वजह से अब हम इतने एकाकी हो गए हैं कि हम सिंगल यूनिट हो गए हैं। अगर हम नहीं तो हमारे बच्चों को देखने वाला कोई नहीं है और हम इतना जिसको हम कहते हैं कि हमारा जो परसेप्शन होता है, जो खुद का सेल्फ परसीव्ड परसेप्शन है, जो हम ये सोचने लगते हैं कि अब हमारे जाने के बाद इनका कोई दुनिया में नहीं है। तो ये जो एक भावना इतनी प्रबल हो जाती है, जिसकी वजह से हमारा स्ट्रेस लेवल इतना बढ़ जाता है कि हम सोचते हैं कि हम तो बाद में मरेंगे, पहले हम अपने बच्चों को, अपने डिपेंडेंट्स को मारेंगे ताकि इनको कोई कष्ट ना आने पाए। तो ये एक अजीब सी चीज है, लेकिन ये बढ़ रही है क्योंकि हमारी जो एक्सटेंडेड फैमिली है, जो हमारे और लोग हैं, रिश्तेदार हैं, जिनके हम जाने जाते हैं, जिनसे उनके प्रति हमारा एक विश्वास बिल्कुल खत्म सा हो गया है। मुझे लगता है ये एक बड़ा रीज़न है, तो जॉइंट फैमिली सिस्टम को फिर से आना चाहिए और एक-दूसरे की जिसको हम कहते हैं एक-दूसरे की फ़िक्र करना और एक-दूसरे से बिना मतलब के भी बात करना। ये नहीं कि हमें आपसे कोई काम है तभी हम आपको फ़ोन करें, तभी हम आपके घर जाएँ। तो एक जो होता है रिश्तों में प्यार, प्रेम, विश्वास, मतलब वो पुरानी भारतीय परंपरा जो पहले हुआ करती थी, जिसमें हर रिश्ते को बहुत महत्व था, बड़ी संजीदा के साथ उसको निभाते थे, वो फिर से हमारे आने की ज़रूरत है समाज में। तो वैसे तो ये बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि हम वैसे तो आत्महत्या ही नहीं होनी चाहिए, लेकिन आत्महत्या इस तरह से कि पूरे-पूरे परिवार को ख़त्म करके हम अपनी आत्महत्या को प्लान कर रहे हैं, तो कहीं न कहीं हमें ये पूरा विश्वास है कि हमारे जाने के बाद ये अनाथ हो जाएँगे और इनको देखने वाला कोई भी नहीं है। और ये नो डाउट ये सही बात है कि आर्थिक जो स्तर है, आर्थिक स्थितियाँ हैं, वो परिवार की इतनी अच्छी नहीं है, वो अपने ही बच्चों का भरण-पोषण बड़ी मुश्किल से कर रहे हैं। आपके जाने के बाद वो जो 2-3 बच्चे उनका कैसे होगा, क्या होगा? तो ये सब सोचते हैं जिसकी वजह से इस तरह की घटनाएँ हो रही हैं। पर बेहतर है अगर हमारे आपस के रिश्ते अच्छे रहेंगे, अगर हम आपस में एक-दूसरे से मिलते रहेंगे, जॉइंट फैमिली सिस्टम को पुनर्स्थापित करेंगे, तो हमारा एक-दूसरे के प्रति विश्वास बढ़ेगा और ये विश्वास एक ऐसी चीज़ है जो कोई पौधा कितना भी मुरझा जाए, वो उसको फिर से हरा-भरा कर देता है। तो वो करने की ज़रूरत है, वो किसी तरीके से पुनः एस्टैब्लिश करने की ज़रूरत है। डॉक्टर साहब एक थोड़ा और आपसे मतलब फाइनल भी करेंगे एनालिसिस को भी। सास बहू के बीच में जी। तनाव की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं और हो सकता है कि कुछ कहीं ना कहीं दिक्कतें आ रही हों, लेकिन जो एनसीआरबी की रिपोर्ट कर रही, कुछ रिसर्च पेपर्स कह रहे हैं कि ये ग्राफ लगातार इंक्रीज किया है, जबकि ये ग्राफ घटना चाहिए। ठीक है, मॉडर्न युग आ गया है, बहुत जरूरतें बढ़ गई हैं। क्या वजह आप देख रही कि सास बहू के बीच में ईगो की प्रॉब्लम है या कोई और प्रॉब्लम आ गई है? देखिए, ईगो की प्रॉब्लम तो है ही है क्योंकि पहले ये हुआ करता था कि जो महिलाएँ थीं, जो जुड़ती थी परिवार से, तो वो बहुत ही इज़्ज़त करती थी, बहुत ही मतलब उनका सम्मान रहता था अपने सास-ससुर के प्रति, जेठ के प्रति, देवर के प्रति और घर के प्रत्येक सदस्य के प्रति उनका सम्मान बहुत रहता था और बड़ी डिग्निफाइड वे से वो अपनी लाइफ़ को आगे ले जाती थी। लेकिन अब ये जो काफ़ी शिक्षित और विद्वान लोग जुड़ रहे हैं, लेकिन वो केवल उनका टारगेट ये रहता है कि हमें
अपना सब कुछ चाहिए, मतलब एक जो सेपरेट की भूमिका है कि हम अलग एक एंटिटी हैं और अलग रह के हम सारी दुनिया की चीजों को प्राप्त कर सकते हैं, तो हम इनकी क्यों सेवा करें, हम इनका क्यों साथ दें, क्या जरूरत है। मतलब हमारा वैल्यू सिस्टम, जिस परिवार से हम आए हैं, वहां भी ये नहीं सिखाया जा रहा है कि यही तुम्हारे माँ बाप हैं, इन्हीं की तुम्हें बहुत सेवा भी करनी है, ध्यान भी रखना है और एक सम्मान की भावना के साथ तुम्हें जाना है। उस तरह की चीजें अब नहीं, ना तो उनको सिखाई जा रही हैं और ना ही वो इस सोच के साथ उस परिवार में जाती हैं। तो ये एक बड़ी समस्या है। ईगो का जो आपने बात कही वो तो है ही है, लेकिन हर चीज का मूल्य केवल पैसा है ये नहीं है। लेकिन वो केवल वो हमारा पैकेज इतना है, हम इतनी बड़ी पोस्ट पे हैं, हमें क्या जरूरत है सास ससुर की सेवा करने की, ये होते कौन है, अब तो हमारी शादी हो गई है, अब तो हमें अलग रहना चाहिए। और सास ससुर भी कभी कभी थोड़े से एक्सपेक्टेशन ज्यादा कर लेते हैं कि भाई अब तुम्हें ही सब काम करना है, सुबह 4 बजे खाना बनाना, नाश्ता बनाना, बच्चे पालने, सामान खरीदना, रिश्तेदारों को देखना, हमारी सेवा करना, हमें दवा देना और उसके बाद तुम्हें ऑफिस जाना। तो कहीं ना कहीं हमें फिर से सामंजस्य की जरूरत है कि हम उसके लिए भी खड़े रहें और जो बहू है वो उसके लिए खड़ी रहे, और जो बेटा है यानी कि जो लड़की का हस्बैंड है वो भी मायके पक्ष के लोगों का सम्मान करे, बराबर सम्मान करे और उनके भी सुख दुख में वो भी शामिल हो। और इधर जो लड़की है वो भी अपने तरीके से बहुत हृदय से जुड़े। तो जब ये सब चीजें होती हैं तब समस्याएं नहीं आती हैं। लेकिन जब हम ये सोचते हैं कि सब चीजें बहुत ही ट्रांजैक्शनल हैं, कि केवल लेन देन है, केवल हम रिश्तों और भावनाओं को में भी हम खरीद फरोख्त करने लगते हैं, लेन देन की बात करने लगते हैं, तो वो चीजें ज्यादा दिन तक तो नहीं चलेंगी, बहुत ही अस्थायी हो जाती हैं और धीरे धीरे वैमनस्य में बदल जाती हैं। तो जो एक प्रेम पूर्ण भाव होता है परिवार में, उसके लिए जो संस्कार हैं वो पुनर्जीवित करने होंगे और फिर से हमें अपने अहम को त्यागना होगा। सेक्रीफाइस जो परिवार की एक बहुत बड़ी धुरी हुआ करती थी कि त्याग हर व्यक्ति करने के लिए तैयार है, मतलब केवल बहू को ही नहीं करना है, मतलब हर व्यक्ति एक दूसरे के सबको। लिए त्याग करने के लिए आगे आगे आए। तो लगता है कि ये हमारा बंधन स्ट्रांग है, हम रहे ना रहे हमारी फैमिली चलती रहेगी। तो वो एक जो बात है वो दोनों तरफ से आने की जरूरत है। मतलब सास को भी ये समझना होगा कि इसकी अपनी अपनी ये वास्तविक समस्याएं हैं, इसमें हम कैसे इसको सहयोग कर सकते हैं, और बहू को भी ये समझना होगा कि इस उम्र में हमें जहां इनके साथ हमें देना चाहिए वहां हम अलग जाने की सोच कैसे सकते हैं। ये टाइम है जब हमें, इतना कम समय अब इनके पास है, हमें इनके साथ रहना है और कैसे हम इनका सेवा कर सकते हैं या कैसे हम इनको सपोर्ट कर सकते हैं। इस बात को दोनों तरफ से अगर सोचा जाता है तो बेहतर स्थितियां उत्पन्न होती हैं। मुझे लगता है डॉक्टर साहब आपने कहीं ना कहीं एक ब्लूप्रिंट तो दे ही दिया है कि परिवार बचाने के लिए कैसे हमको कदम ताल करनी है, और ईगो को, अगर ईगो है भी तो भी हमको कैसे अपने को ठीक रखना है। बीइंग ए वुमेन, बीइंग मैन, हम कैसे अपने को ठीक रख सकते हैं, परिवार को समेट के चल सकते हैं। मुझे लगता है वापस जो परंपरागत जो हमारे अपने नुस्खे थे दादी और बाबा के, जी उन्हें भी अपनाना होगा, तभी शायद परिवार बचेंगे। आपका डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद। एक नई चीज आपने रखी और परिवार को बचाने का एक लाइन ऑफ एक्शन तो आपने हमें सबको दे ही दिया है। थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू, नमस्ते, थैंक यू। आपने देखा, सुसाइड तो बहुत सारे लोग कर रहे हैं, वो ग्राफ हर साल बढ़ता जा रहा है। शादी के बाद भी अब पुरुष ज्यादा कर रहे हैं, महिलाएं कम कर रही हैं, लेकिन डॉक्टर आभा सिंह जी ने एक लाइन ऑफ एक्शन तो दे ही दिया है, एक ब्लूप्रिंट तो दे ही दिया है कि भाई अपने ईगो को थोड़ा सा आप कॉम्प्रोमाइज करिए। दोनों लोग, पुरुष और महिला दोनों को भी ये नसीहत उन्होंने दी है कि कैसे परिवार बचाएं ताकि आप इस सुसाइड के रास्ते पर न जाएं। उनको फॉलो करिए, और फॉलो करेंगे तो आपका परिवार सरसब्ज रहेगा, खुशियां रहेंगी। और इन सब चीजों को गौर करिए। आत्महत्या करना नकारे लोग करते हैं, कमजोर लोग करते हैं,
उस रास्ते पर किसी को नहीं जाना चाहिए, चाहे जितनी भी तकलीफें हों, चाहे जितने भी आपको मेंटल स्ट्रेस हो। थैंक यू।